आज हम फिर 12वीं क्लास के हिस्ट्री का जो जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेरा नाम जगदीश कुमार है। क्वालिफिकेशन एमए बीएड है। मैं हिस्ट्री लेक्चरर हूँ और हायर सेकेंडरी स्कूल नागसानी में मेरी ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। पहले हमने बंगाल एंड ज़मींदार के बारे में जो पहला टॉपिक पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था, उसमें 3 टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए थे। एन ऑक्शन इन बर्दवान, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड पेमेंट्स। तो आज हमारे जो 3 टॉपिक रह गए थे, द राइज ऑफ जोतेदार्स, द ज़मींदार्स रेसिस्ट, द फिफ्थ रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द राइज ऑफ द जोतेदार्स, जो कि चौथा पॉइंट है। तो द रिच पीजेंट्स इन द रूरल एरियाज वर कॉल्ड द जोतेदार्स। जोतेदार जो बड़ी किसान जो गांव में खेती करते थे उनको कहा जाता था, जिनको जोतेदार के नाम से पुकारा जाता था बंगाल में। द जोतेदार्स एक्वायर्ड मच ऑफ लैंड, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड्स एज वेल एज मनी लेंडिंग, एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पावर कल्टिवेटर्स। सारा कारोबार जो गांव में होता था वो पेजेंट्स के जरिए यानी जोतेदार के ही द्वारा होता था। सारा कंट्रोल उन पर होता था और जो गरीब जमींदार थे वो भी उनके अंडर थे, उन पर भी इन पेजेंट्स का यानी जोतेदार का कंट्रोल था। द पावर जोतेदार वाज मोर देन द जमींदार। अब जो जोतेदार गांव में थे उनकी पावर जमींदार से ज्यादा। द जमींदार रेसिस्ट। अब हम जमींदार रेसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो इसका 5वां टॉपिक है। फेस्ड विद एन exorbitantly high revenue demand and possible action of their states, they devised way of surviving the pressures। अब कंपनी जमींदार से, जो उस स्टेट के राजा होते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो कंपनी वालों ने तैनात किए थे, वो पूरी स्टेट का रेवेन्यू पीजेंट से कलेक्ट करके कंपनी को देते थे। तो उन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर था, उनको वो पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करके टाइमली ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। और कभी कभी वो पूरा कलेक्ट नहीं कर पाते थे और कंपनी को नहीं दे पाते थे, और जो बकाया रह जाता था वो बाद में उनको फिर भी देना ही पड़ता था। देन एज ए सेकंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शंस। और जब वो रेवेन्यू कंपनी को टाइमली नहीं दे पाते थे तो उस जमींदार के एरिया का, उस स्टेट का ऑक्शन होता था। ऑक्शन मींस वो किसी दूसरे को दी जाती थी, उसका ऑक्शन, उसको बेच दिया जाता था, कि दूसरे को दिया जाता था। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डिलिबरेटली विदहेल्ड। और उस वक्त जब ऑक्शन होता था तो उनकी जो डिमांड थी, उनको रेवेन्यू था, वो विदहेल्ड हो जाता था। एंड अनपेड बैलेंस वर अलाउड टू अकोमोडेट। लेकिन अनपेड जो रेवेन्यू बकाया रह जाता था वो बाद में भी देना पड़ता था। Such transaction happened on a grand scale between 1793 and 1801। ये सिस्टम ऑक्शन का और लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम चल रहा था, ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में 1793 से 1801 तक चल रहा। तो अगला पॉइंट है द फिफ्थ रिपोर्ट। Many of the changes we are discussing were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और पावर्स के बारे में काफ़ी रिपोर्ट उनसे मांगी। कुछ उन्होंने जो पॉइंट दिए थे, जो कंपनी को जो छूट दी थी कि वो क्या करना, कितने हद तक वो वहाँ पर काम कर सकते थे। देयर वाज सबमिटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813। और
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि वो अपने जो उनका राज्य बंगाल में चल रहा है, जो उनका सेटलमेंट है वहाँ पर, उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट दे दें। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में देनी पड़ी। इट वॉज ए फिफ्थ ऑफ ए सीरीज रिपोर्ट्स, और ये 5वीं रिपोर्ट थी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया। ये जो 5th रिपोर्ट थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य बंगाल में चल रहा था उसके बारे में पूरी रिपोर्ट उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में देनी पड़ी। ऑफन रेफर्ड एज ए 5th रिपोर्ट, इसको 5th रिपोर्ट का नाम दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए सीरीज ऑफ एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत से कानून पास किए इन द लेट 18th 18वीं शताब्दी के अंत में, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनी रूल इन इंडिया। उन्होंने वो जो कंपनी हिंदुस्तान पर रूल कर रही थी उसके कंट्रोल के बारे में उन्होंने ये कानून पास किया, और उनकी पूरी रिपोर्ट उनको पार्लियामेंट में देनी पड़ती थी कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस किस्म के रूल्स वहाँ पर अपना रहे हैं और कितना प्रॉफिट वहाँ पर ले रहे हैं, और जो कहाँ पर चल रहा था, जो ट्रेड चल रहा था। बाकी जो पार्टियाँ थी इंग्लैंड में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखालफत कर रही थी, जो हिंदुस्तान में काबिज थे, कारोबार कर रहे थे, व्यापार हो रहा था, और उसकी डिबेट पार्लियामेंट में होती थी, बहस मुबासा होता था, और उनको अपनी पूरी देनी पड़ती थी, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे इंग्लैंड में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर हैवी थे। उनको वो जानते थे कि ये बहुत सारा मुनाफा हिंदुस्तान में कमा रहे हैं, ये ले रहे हैं, इसलिए उनको इस बात की जलन होती थी, और वो उनसे पूरा हिसाब पार्लियामेंट में बहस मुबासे में लेते थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सीरीज ऑफ एक्ट्स इन द 18th century, इसके बारे में अभी आपने पढ़ा, टू रेगुलेट कंपनी इन इंडिया। इट वाज फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड, और रेगुलर रिपोर्ट उनको टाइमली देनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट में, और इसको 5th रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इसके आगे का अगला टॉपिक हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।